हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 7 साल बाद निर्भया को आखिरकार आज इंसाफ मिला। निर्भया के चारों गुनहगारों को फांसी के फंदे पर सुबह 5:30 बजे लटकाया गया। गुनहगारों को आखिरकार आज फांसी हुई। तिहाड़ के बाहर अब भी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। देश भर में लोगों में खुशी का माहौल है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। उस मां की आंखें छलक आई जो एक लंबे अरसे से इस लड़ाई को लड़ रही थी। इंसाफ की गुहार उसकी लगातार लगाई जा रही थी उसकी ओर से, और आज आखिरकार उसको इंसाफ मिल गया और खुशी का माहौल देखा जा रहा है। तस्वीरें जो आपके सामने रख रहे हैं हम, उससे पूरे घटनाक्रम को समझिए। 16 दिसंबर वो दिन था, वो काला दिन था जब निर्भया के साथ इन दोषियों ने बर्बरता की थी, और आज का दिन है 20 मार्च का वो दिन जब निर्भया को मिल गया इंसाफ। तो इसी खबर पर हम सुबह से लगातार बने हुए हैं और अपडेट लेने के लिए हम सीधे चलते हैं तिहाड़ जेल पर। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी हैं और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पर, जहां पर पोस्टमार्टम होना है दोषियों के शवों का, वहां पर वरुण जैन है। सबसे पहले ओम प्रकाश तिवारी के पास चलते हैं। ओम प्रकाश जी, क्या खबर है आपके पास? भीतर की खबर आप सुबह से बखूबी दे रहे हैं। विकास जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय 2 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं। पहला डेवलपमेंट ये है कि दिल्ली पुलिस ने डीडीयू एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि वो फांसी पाए 4 आरोपियों के शव डीडीयू ला रहे हैं, लिहाजा डॉक्टरों का एक पैनल गठित कर दिया जाए और ये आरोपियों के जो शव हैं, जो इन दरिंदों के शव हैं, ये 8:30 बजे तक दीनदयाल उपाध्याय पहुंच जाएंगे। यानी दिल्ली पुलिस ने अपील की है डीडीयू एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक स्पेशल पैनल गठित कर दिया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये विकास जी, मैं आपको बता दूं कि जेल के अंदर चारों आरोपियों के शव एम्बुलेंस में या शव वाहन में रख दिए गए हैं। फाइनल जो है कागजी कार्रवाई की जा रही है और अब से कुछ ही क्षणों में या हो सकता है कुछ ही मिनटों में ये शव हो सकता है जिस गेट पे हम लोग खड़े हैं इसी गेट से बाहर निकलते हुए डीडीयू तक जाए। विकास, जैसे ही वो एम्बुलेंस बाहर आती हैं दोनों, उन शवों की तस्वीरें, उन एम्बुलेंस की तस्वीरें भी आप हमें दिखाएंगे ओम प्रकाश। लेकिन क्योंकि डीडीओ प्रशासन को एक इत्तला दे दी गई है, वरुण आपके पास हम आएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, 8:30 बजे तक अस्पताल पहुंच जाएंगे दोषियों के शव दोनों एम्बुलेंस के जरिए। ये जानकारी बकायदा तिहाड़ प्रशासन ने डीडीओ प्रशासन को दे दी है और ये कह दिया गया है कि वहां एहतियात के तौर पर पहले ही टीम गठित कर दी जाए डॉक्टर्स की। वरुण, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखा दूं, जो जानकारी है वो डीडीओ अस्पताल का जो प्रशासन है उनके पास पहले से ही पहुंची हुई है और अंदर आप देखेंगे तस्वीरों में पूरी तैयारियां हो गई है। पैरामिलिट्री फोर्स को भी अंदर लगाया गया है, लोकल पुलिस भी यहां पर मौजूद है। हालांकि अभी तिहाड़ जेल से लोकल पुलिस डेड बॉडीज को लेकर नहीं निकली है। यहां से करीब 10 मिनट का रास्ता है, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है तिहाड़ जेल और डीडीओ अस्पताल में। तो जैसे ही बॉडी निकलेगी इसी गेट से, डीडीओ अस्पताल के इसी गेट से अंदर लेकर जाया जाएगा और उनका पोस्टमार्टम होगा। पैनल ऑफ डॉक्टर पहले से ही बना लिया गया है क्योंकि 4 दोषी थे, 4 शव है जिनका पोस्टमार्टम होना है, तो समय जरूर लगेगा और उम्मीद ये की जा रही है कि 10 बजे के आसपास जो पैनल ऑफ डॉक्टर है वो पोस्टमार्टम शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए डीडीओ अस्पताल के अंदर पूरी तैयारियां कर ली गई है, जो फोर्स है वो लगा दी गई है और पैनल ऑफ डॉक्टर भी तैयार कर लिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप दोनों हमारे साथ लगातार बने रहिए क्योंकि पल पल का अपडेट हम आप ही से लेंगे। आप आगे जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है कि 8:30 बजे तक अस्पताल पहुंच जाएंगे शव और थोड़ी देर में ही ये जेल से निकलने वाले हैं। एम्बुलेंस में रखा जा चुका है दोषियों का शव, इस वक्त की बड़ी खबर, और इसके बाद इन्हें डीडीओ अस्पताल लेकर जाया जाएगा जहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। देखिए, निर्भया के माता पिता वो क्या कह रहे हैं, ये सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। 7 साल बाद आखिरकार उन्हें इंसाफ मिला है। निर्भया के माता पिता से एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह ने बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। निर्भया के माता पिता इस समय एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद है और ये खुशी और ये जो आंखें इस समय नम है, ये उस संघर्ष की कहानी बयां करती हैं कि किस तरह से मां ने लड़ाई लड़ी है 7 साल और आज आखिरी मोमेंट तक लड़ती रही हैं वो। आंटी, एक बहुत बड़ी जीत है, आपको कितनी बार हौसला खोते भी देखा है हमने, लेकिन जुडिशरी में विश्वास बना रहा। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं हुई रही, ये लड़ाई हम सबकी रही। खासकर मैं अपने वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये लड़ाई इन्होंने जीती
हम सब ने जीती, हम सबको बधाई और सबको इंसाफ मिला। आज अंकल क्या याद आ रहा है जब बेटी को याद करते? आज घर आके सबसे पहले क्या किया आप लोगों ने? देखो, इस समय जो हमारे ध्यान में है, तिहाड़ जेल में एक सपने की तरह की इस तरह लटकाए गए होंगे, ये इस तरह से लटकाए गए होंगे, ऐसे शिक्षा खींचा गया होगा, ऐसे लटके होंगे। एक तरफ ये सीन था और एक सीन सिंगापुर का, जो अपनी बेटी को एक एक श्वास को टूटते हुए देखा है। वो दोनों एक साथ हमने कन्वर्सेशन किया है कि एक वो भी दर्द था, एक ये भी है। हम खुश इस बात से हैं कि इनकी फांसी हो गई और गम उस बात का है कि हमने अपनी बेटी को खो दिया। जिस तरह से आखिरी लड़ाई तक लड़ती रही, कई दिन कोशिश की निर्भया ने, आपने कहा कि एक कागज पर लिख कर दिया था कि मैं जीना चाहती हूँ। आज जब 5:30 का वक्त हुआ, जब वो काउंटडाउन चल रहा था, तो वो आखिरी सांसें जो टूट रही थी, उसका इंसाफ लगता है कि आज मिला है निर्भया? जी, फाइनली जब इनको 4 को फांसी पर लटकाई गई तो मुझे फाइनली। और देखिए, इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारे साथ हैं, सुनते हैं वे क्या कह रहे हैं। निर्भया को वहशियाना तरीके से पहले उसकी इज्जत लूटी और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। पिछले 7 साल से पूरा देश इसके खिलाफ न्याय की उम्मीद किए बैठा था। आज उनके निर्भया के दोषियों को फांसी हुई है। 7 साल लग गए इसमें, तो मुझे लगता है कि आज वो दिन है जब हम सब लोगों को मिलकर संकल्प करने की ज़रूरत है कि दूसरी निर्भया अब नहीं होनी चाहिए। हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ महीनों से किस तरह से फांसी की सज़ा मिलने के बाद भी पूरे सिस्टम को इन लोगों ने किस तरह से मैनिपुलेट किया और हर बार फांसी की डेट मिलती थी और फांसी पोस्टपोन हो जाती थी। हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारी कमियां हैं जो कि गलत काम करने वालों को प्रोत्साहन देती हैं कि जो मर्जी करो, कुछ नहीं होगा, और केस लटकते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का दिन है जब हम सब लोगों को मिलकर संकल्प लेना चाहिए कि अब इस देश में दूसरी निर्भया नहीं होने देंगे, और इसके लिए कई लेवल्स पे काम करने की ज़रूरत है। पुलिस का सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई महिला पुलिस में जाती है तो जिस तरह का उसके साथ बर्ताव किया जाता है, एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, जिसने उसके साथ गलत काम किया उसकी शय पे विक्टिम को वो तंग किया जाता है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन प्रणाली को ठीक करने की ज़रूरत है ताकि जल्दी से जल्दी जांच कंप्लीट हो। जुडिशियल सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है ताकि 7 साल ना लगे, 6 महीने के अंदर मामला निपट के और दोषियों को फांसी होनी चाहिए। हमारे सरकार के, अब जुडिशियल सिस्टम और पुलिस तो हमारे अंडर नहीं है, लेकिन हमारी जितनी जिम्मेदारियां हैं वो हमें करने की ज़रूरत है। वो सारे कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। पूरे दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे हमने लग रहे हैं। पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स है वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगानी है। और भी जो कदम दिल्ली सरकार को, बसों में मार्शल्स की नियुक्ति हुई है, जो कदम हमारे जितने काम है वो हमें करने की ज़रूरत है। तो मेरा ये उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन जो है ये एक संकल्प के रूप में लेना चाहिए कि हम सारे मिलके ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि कोई हिम्मत ना कर सके दोबारा निर्भया की तरह, और दूसरी निर्भया नहीं होनी चाहिए। सर, निर्भया के माँ बाप को देखा गया कि 7.5 साल जो इस पूरे मामले, आज भी देखा गया कि आखिरी वक्त तक इन दोषियों को बचाने के लिए जिस तरह वकील लगे रहे, आपको लगता है कि कुछ अब इन सारी चीज़ों को सोचना होगा और फास्ट ट्रैक वाला जो एक मामला था कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द फांसी, और ये एक एग्जाम्पल सेट होगा आने वाले? ये मैंने यही कहा कि ये निर्भया का पूरा केस जिस तरह से हुआ ये एक एग्जाम्पल है, और कि किस तरह से इस पूरे सिस्टम के अंदर, कानूनी सिस्टम के अंदर कितनी कमियां हैं, हमारे कानूनों में कितनी कमियां हैं जो कि दोषियों को मदद करती हैं और जो कि विक्टिम को न्याय दिलाने में कितनी देरी करती हैं। इन सारी कमियों को हमें सबको बैठ के ठीक करना होगा। अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री। और दिल्ली में जब निर्भया रेप केस हुआ था उसके बाद
जो आंदोलन खड़ा हुआ था, जो गुस्सा देश भर में फूटा था, उस गुस्से की परिणति दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दी थी। शीला दीक्षित को खूब हीट झेलना पड़ा था इसके चक्कर में। शीला दीक्षित को घेरने में इन लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। बिल्कुल। और उसके बाद मुद्दा बन गया था दिल्ली में डार्क स्पॉट्स, वहां पर स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 साल के शासन के बाद भी कह रहे हैं कि हम उस पर काम कर रहे हैं। इन सब के बीच देखिए, निर्भया की वकील भी आज के दिन राहत की सांस ले रही हैं, उनके चेहरे पर भी संतुष्टि है। सुनिए वो क्या कह रही हैं। आज एक बहुत बड़ी लड़ाई निर्भया के परिवार ने जीती है और इस लड़ाई में हर समय उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही उनकी वकील सीमा जी, जो इस समय एबीपी न्यूज पर खास मौजूद हैं। आज बहुत बड़ा दिन है मैम आप लोगों के लिए, कई बार आंखें नम होती हुई देखी हैं, आज भी हुई थी? बिल्कुल, आज उस दर्द को जो निर्भया ने सहा उसको महसूस तो हम कोई नहीं कर सकते, लेकिन इस चीज का एहसास जरूर है कि उनको कितना दर्द हुआ होगा। उस दर्द को जो उन्होंने तिल तिल करके उनकी डेथ हुई है, उसके आगे तो ये फांसी का सजा भी कम था। तो एक सेटिस्फेक्शन है कि एटलीस्ट हम निर्भया को नहीं बचा पाए, लेकिन उनको जस्टिस तो दिला सके और इन चारों कन्विक्टेड को हैंग कर दिया गया है। आपने आपकी वो तस्वीर भी देखी है जब निर्भया के लिए आंदोलन चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो आप भी राष्ट्रपति भवन गई थी, आपने भी वो आंदोलन किया था। वहां से यहाँ तक का जो सफर आपका रहा है, तब उस आंदोलन के दिन आपको लगा था कि आज निर्भया के जब इंसाफ मिलेगा तो आप साथ खड़ी रहेंगी? बिल्कुल, मुझे ये पूरी तरीके से विश्वास था, क्योंकि अंजलि जी ये मैंने अपने मन में ही ठान लिया था, क्योंकि कुछ भी मुझे इम्पॉसिबल नहीं लगता है। मैं बहुत एक छोटे रूरल एरिया से, गांव से आती हूँ, जहाँ पर लड़कियों को तो पढ़ाया ही नहीं जाता, तो वो मेरे लिए कभी भी फाइट करना किसी भी तरीके का इम्पॉसिबल नहीं लगा। तो जब निर्भया के साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ तो मैंने डिसाइड कर लिया कि इतनी दरिंदगी कोई कैसे सहन कर सकता है, ये समाज, ये देश, ये सिस्टम, तो क्यों नहीं, अगर मैं एडवोकेट हूँ, एज ए सिटीजन मैं इस बेटी के लिए खड़ी हूँ और उनके पेरेंट्स के साथ में खड़ी हुई और निर्भया को जस्टिस में दिला पाई। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था। बहुत सारे मैटर में आपने डेथ सेंटेंस से अवॉर्डेड किया, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि आपने 10-15 साल डिले कर दिया, उसके बाद उसी डिले को आपने ग्राउंड बना करके कम्यूट कर दिया है, तो इसका मैंने एग्जीक्यूशन करा लिया। जिस तरह से तो निर्भया के माता पिता की वकील सीमा समृद्धि को आप सुन रहे थे, उन्होंने क्या कहा। अब आपको सुनवाते हैं योग गुरु बाबा रामदेव ने क्या कहा। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है, साथ ही कहा है कि फैसले से अपराधियों को सबक मिलेगा और देश में नैतिक मूल्यों की स्थापना दोबारा हो पाएगी। बलात्कार जैसी शर्मसार करने वाले अपराधों को रोकने का एकमात्र समाधान है सदाचार को बढ़ाना। एक तरफ कठोर कानून और दूसरी तरफ नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को हमें बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही घर, परिवार, समाज में हमें उच्च नैतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करनी होगी। तभी जाकर के हम इन बलात्कार जैसी घटनाओं पर रोक लगा सकेंगे और समाज में उच्च मूल्यों की प्रतिष्ठा कर सकेंगे। तो योग गुरु बाबा रामदेव कह रहे हैं कि नैतिकता और सदाचार बढ़ाना होगा समाज में। लेकिन हम आपको इस पूरी निर्भया रेप केस के मामले की टाइमलाइन आपको दिखा देते हैं कि हाईकोर्ट में किस तरह इस पर बहस आगे बढ़ी निचली अदालत के फैसले के बाद, और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ हम आपको इस वीडियो वॉल के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए, आज सुबह 5:30 बजे निर्भया के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फांसी दे दी गई है। लेकिन हाईकोर्ट में क्या हुआ? हाईकोर्ट में दया याचिका ठुकराने पर सुनवाई हुई और दोषियों के वकील ने क्या कहा, आज कोरोना है तो 2-3 दिन समय लगेगा दस्तावेज पेश करने में। आज देर रात तक हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रही। लगातार कोशिश होती रही इन चारों के वकीलों की तरफ से, एपी सिंह की तरफ से, कि आज भी फांसी टाल दी जाए। अदालत ने कहा है न्याय उनकी मदद करता है जो समय रहते कदम उठाते हैं और अब हमारे पास समय नहीं है। तो ये देखिए, आज देर रात की जो हाईकोर्ट की सुनवाई थी उसकी हम बातें आपके सामने रख रहे हैं। हाईकोर्ट में दया याचिका ठुकराने के बाद ये सुनवाई आज चली थी देर रात तक हाईकोर्ट में, और 12 बजे के आसपास जो है 12 बजे के आसपास अदालत ने आखिरकार अपना फैसला दिया था। और आपको अदालत ने क्या क्या कहा, जब एक बार फैसला आ जाता है तो उसे दोबारा छुआ नहीं जाता है। और लगातार कोशिश थी मुकेश, अक्षय, पवन और विनय के वकील की कि टाल दिया जाए आज भी फांसी को। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये आपको बता देते हैं। सुबह 2:30 बजे से 3:30 बजे तक सुनवाई चलती रही और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे रहे और
जो दोषी थे उनके वकील पवन के नाबालिग होने का हवाला देते रहे और अदालत ने कहा कि आप राष्ट्रपति की दया याचिका खारिज करने पर बात करें, क्योंकि मुद्दा सिर्फ दया याचिका पर ही को लेकर ही कोर्ट में गए हुए थे। दोषियों के वकील ने कहा पवन पर जेल में हमला किया गया जिसमें उसकी गवाही होना बाकी है और वो इस मामले में पीड़ित है, जबकि अदालत ने कहा कि नाबालिग होने की बात ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये खारिज हो चुकी है। इस पर दोषियों के वकील ने कहा एलजी के पास सजा घटाने की याचिका लंबित है, इसलिए आज फांसी को टाल दिया जाए। अदालत ने कहा कि आपकी याचिका रद्द करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि आपकी याचिका रद्द करते हैं 3:30 बजे तक, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में फांसी चलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने इन मसले को लेकर, और ये देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं, निर्भया की मां आशा देवी हैं, वहां अपने घर के बाहर तमाम लोगों का जवाबड़ा है, मीडिया का जवाबड़ा है, वे लगातार लोगों से बात कर रही हैं, उनको शुभकामनाएं देने लोग पहुंच रहे हैं। जिस सोसाइटी में वहां रहती हैं उस सोसाइटी की महिलाओं ने रात भर रत जगा किया, इंतजार करते रहे, क्योंकि ये आशा देवी और उनके पति निर्भया के माता पिता लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि दोषियों के वकील की तरफ से कोशिश हो रही थी कि आज रात भी किसी तरह से फांसी टल जाए। देखिए विकास, आप और हम तो एक समुदाय, एक समाज के तौर पर इन चीजों को लेकर बात कर सकते हैं, लेकिन एक परिवार ने तो ये झेला है, अपनी बेटी को खोया है, उसको तिल तिल मरते देखा है, उनके लिए तो आज का दिन वाकई एक बहुत बड़ी सुबह और नई सुबह लेकर हम लोग अभी बातचीत सुन रहे थे, अंजलि ने जब उनके पिताश्री की, तो कह रहे थे कि हमारे आंखों के सामने दो तस्वीरें आ रही थी, एक जेल में फांसी देते हुए, दूसरा सिंगापुर में जब उनकी बेटी की आखिरी सांसें टूट रही थी। वाकई रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन सुबह 8:30 बजे आज सच्चाई के सेंसेक्स में कोरोना को लेकर एक झूठ एक बार फिर से औंधे मुंह गिरेगा, सरसों के तेल को लेकर। लेकिन इस बीच लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं सामने, और ये तस्वीरें वाकई देखिए कितनी खुशनुमा है। मां के चेहरे पर मुस्कान है, लोग हाथ हिला रहे हैं उनको, तो वो हाथ हिलाकर जवाब दे रही हैं, कभी पीछे हटती हैं फिर आगे आती हैं। पिता के चेहरे पर मुस्कान, एक संतुष्टि है, एक दिलासा है, बेटी तो वापस आ नहीं सकती, लेकिन कम से कम उसके दोषियों को फांसी के फंदे तक झूलता देखकर, एक खबर जानकर समझकर एक सुकून तो जिंदगी को मिलेगा। देखिए सिर्फ मीडिया वाले नहीं है जिन्होंने इस तस्वीर को कैप्चर किया, आस पड़ोस के लोग भी आज एक सेलिब्रिटी की तौर पर देख रहे हैं माता पिता को, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष इन्होंने किया है और आज जीत हुई है। तो आज ये सेलिब्रिटीज ही हैं आज के दिन के। अगली खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिस पर आप कोरोना से जुड़ी हुई खबरें यानी कि अफवाहें भेज सकते हैं, ताकि लोगों को सचेत किया जा सके। लगातार सरकार की अपील है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है कि अफवाहों से बचें, ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें, अगर जरूरी ना हो तो अस्पताल भी ना जाएं, फोन पर ही डॉक्टर से बात कर लें। और इसी दौरान तो देखिए तस्वीरें आ चुकी है हमारे पास, बता दें आपको तिहाड़ जेल से कुछ इस तरह से, यही वो एम्बुलेंस है जिनमें वो 4 दोषियों के शव हैं, जिन्हें अब डीडीओ अस्पताल ले जाया जा रहा है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, तिहाड़ जेल से बाहर निकलते हुए ये 2 एम्बुलेंस, जिसके अंदर उन 4 दोषियों के शव हैं, जिन्हें डीडीओ अस्पताल अब ले जाया जाएगा। आगे बढ़ेगी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया। ओम प्रकाश तिवारी यहीं से हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश, क्या देख पा रहे हैं इस वक्त आप? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8:30 बजे तक ये डेड बॉडियां जो हैं डीडीओ हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी। अब से कुछ ही सेकंडों पहले दो एम्बुलेंसों में ये डेड बॉडियां, या कहिए 2 चवानों में 4 डेड बॉडियां रख के गई हैं। इनके पीछे पुलिस का काफिला गया है, और जैसा कि बाहर जो पुलिस की और मीडिया की भीड़ थी और तमाम लोगों की भीड़ अभी भी मौजूद है, लेकिन फिलहाल अब चारों बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए डीडीयू हॉस्पिटल ले जाया गया है, और माना जा रहा है कि अगले 10 मिनट में ये डेड बॉडी डीडीयू हॉस्पिटल के अंदर होंगी, जहां इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। जी, तो हमारे साथ वरुण जैन भी संभवतः जुड़े होंगे, दीनदयाल अभी नहीं जुड़े हैं, थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। गेट के बारे में जानकारी लेनी बहुत जरूरी है, कौन से गेट से निकाला गया है शवों को? देखिए ओम प्रकाश, सुबह से आप लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, और अभी जब शव निकले हैं तो सुबह जो सबसे पहली जो घटना हुई तिहाड़ जेल के अंदर, सिलसिलेवार अगर आप बता पाए हमें, 3:30 बजे जब दोषियों को उठाया गया, उसके बाद क्या क्या हुआ? मैं आपको बता दूं विकास की सुबह 3:15 बजे के लगभग दोषियों को तिहाड़ जेल के अंदर उठाया गया, और 3:15 बजे के बाद, चूंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट से इनका जो पिटीशन था वो डिसमिसल की तरफ बढ़ चुका था, 4 बजे डीजी तिहाड़ खुद जेल पहुंचे हैं। उसके पहले इन आरोपियों को उठा के नहाने के लिए कहा गया। इनमें से 2 आरोपियों ने नहाने से पूरी तरह से मना कर दिया।
जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से एक पंडित भी बुलाया हुआ था। चारों से कहा गया है कि अगर वो कोई अपनी आखिरी पूजा करना चाहते हैं तो अपनी आखिरी पूजा कर लें। इसके बाद तब तक तिहाड़ में जो जेलर है वो जेल नंबर 3 के फांसी घर में पहुंच गया। आज की सबसे बड़ी खबर पर आपको सबसे बड़ा अपडेट दे देते हैं। हमारे सहयोगी वरुण जैन डीडीयू अस्पताल में मौजूद है, जहां पर चारों दोषियों का शव इस वक्त अस्पताल पहुंच चुका है। 2 एम्बुलेंस में 4 बॉडीज लेकर पहुंचे हैं अस्पताल के लोग। डीडीयू अस्पताल में पोस्टमार्टम ही होना है और वरुण जैन ने वहीं से एक रिपोर्ट भेजी, आपको देखनी चाहिए। दिल्ली पुलिस निर्भया के दोषियों की डेड बॉडीज लेकर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंच गई। आप देख सकते हैं एक ये एम्बुलेंस, इसके अंदर 2 डेड बॉडी थी, जबकि इस दूसरे एम्बुलेंस के अंदर 2 शव रखे हुए। चारों शव लेकर जो लोकल पुलिस है एम्बुलेंस के जरिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंच गई है। आप सामने देख सकते हैं पुलिस ने भी पहले से ही तैयारियां कर रखी है। अस्पताल प्रशासन ने पूरी तैयारियां अस्पताल के अंदर कर रखी है, क्योंकि जो पैनल ऑफ डॉक्टर है वो पोस्टमार्टम करेगा। और आप सामने देख सकते हैं पुलिस की सिक्योरिटी में जो एम्बुलेंस है वो चारों शवों को लेकर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में पहुंच गए हैं। यानी अब कुछ ही देर में जो पोस्टमार्टम है वो शुरू होगा और उसके बाद इन शवों को जो दोषी है उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंतजार था कि कब यहां डेड बॉडीज पहुंचेगी, कब पोस्टमार्टम होगा। सारे देश की निगाहें इसी पर थी कि कब निर्भया के दोषियों को सजा मिलेगी, कब निर्भया को इंसाफ मिलेगा। और आखिरकार आज वो घड़ी आई जब चारों दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया और अब दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इनका पोस्टमार्टम होगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो देखिए निर्भया के दोषियों के शव पहुंच गए हैं अब दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल। हमारे सहयोगी वरुण जैन वहां पर मौजूद हैं। वरुण से बात करते हैं। वरुण, क्या डॉक्टरों की टीम वहां पहुंच चुकी है? कितने बजे के आसपास पोस्टमार्टम शुरू होगा? देखिए बिल्कुल मैं डीडीयू अस्पताल के गेट पर ही मौजूद हूं। आप अंदर देखेंगे पूरी तैयारियां हो चुकी है। जो पैनल ऑफ डॉक्टर है वो बन चुका है। उम्मीद यही की जा रही है कि सुबह 10 बजे के आसपास जो पोस्टमार्टम है वो शुरू होगा, क्योंकि 4 डेड बॉडीज हैं, पोस्टमार्टम चारों का होना है तो समय लगेगा। तो यही उम्मीद की जा रही है कि 12 से 1 बजे के बीच में जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए और उसके बाद जो शव है वो परिवार को हैंडओवर किया जाए। फिलहाल विकास यहाँ पर अभी तक किसी का भी परिवार वाला नहीं पहुंचा है, ना ही अस्पताल के बाहर है, ना ही मॉर्चरी के बाहर अभी तक हम किसी को देख पा रहे हैं। लेकिन अब पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू होगी, क्योंकि जो एम्बुलेंस में चारों शव है वो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में पहुंच चुके हैं। जी हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी भी लगातार तिहाड़ जेल के बाहर से मौजूद हैं। ओम प्रकाश, क्योंकि अब शव वहां से निकाले जा चुके हैं और डीडीयू पहुंच भी चुके हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब तिहाड़ जेल के अंदर रोज की तरह प्रशासनिक काम होंगे जो कि होते रहते हैं। वहां तो अब सब कुछ सामान्य हो गया होगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब किसी जेल में, तिहाड़ के जेल नंबर 3 में जब फांसी दी जाती है तो उस जेल को थोड़ी देर से खोला जाता है जब तक कि बॉडी बाहर न चली जाए। तो लिहाजा जो तिहाड़ का जेल नंबर 3 है अब उसको खोल दिया गया है। अब वहां के कैदियों को तमाम सुविधाएं जो रोजाना मिलती हैं वो दी जा रही हैं। और चूंकि ये एहतियात के तौर पे किया जाता है कि जब किसी कैदी को फांसी दी जाती है, किसी गुनाहगार को फांसी दी जाती है, तो उसके चलते कोई और कैदी हंगामा न कर दे, इसके चलते जेल को बंद रखा जाता है। तो जेल नंबर 3 जो अब तक बंद था उसे अब खोल दिया गया है और वहां पर जो सामान्य प्रशासन है अब वो सुचारू रूप से चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। वरुण, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। डीडीयू के बाहर आप मौजूद हैं, आगे भी आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए अब बात कर लेते हैं सच्चाई का। सेंसेक्स में तरह तरह की अफवाहें देखिए कोरोना को लेकर उड़ रही हैं और उसी का पर्दाफाश करने वाले हम सच्चाई का सेंसेक्स में। कोरोना वायरस को लेकर आने वाले 10 दिन भारत के लिए बहुत ज्यादा नाजुक है। भारत अभी स्टेज 2 में है, यानी कोरोना मास लेवल पर नहीं फैला है। तो देखिए स्टेज 2 से स्टेज 3 में चले जाएंगे तो यहाँ पर कम्युनिटी स्प्रेड के माहौल, कम्युनिटी स्प्रेड होने लगेगा, यानी कि कोरोना जो है दूसरे लोगों में फैलने लगेगा। इसलिए स्टेज 3 से बचाव करना जरूरी है। भारत खुद को स्टेज 3 में जाने से बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है।
इसमें सरकार और देशवासी दोनों की कोशिश शामिल है। ये कोशिश तभी कामयाब होगी जब हम जागरूक रहेंगे। जी हाँ, और हम आपको जागरूक करते हैं सच्चाई के सेंसेक्स में, ताकि सोशल मीडिया में उड़ रही अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। सोशल मीडिया इस जागरूकता के आड़े खड़ा होता है क्योंकि वो भ्रम फैलाता है। इसी कड़ी में व्हाट्सएप में एक वीडियो वायरल है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पंजाब पुलिस कोरोना संदिग्धों को जबरन पकड़कर एम्बुलेंस में डाल रही है। वायरल सच की तहकीकात में ये दावा हमने झूठा पाया। व्हाट्सएप पर वायरल ये वीडियो पंजाब का बताया जा रहा है। वीडियो के शुरुआती 20 सेकंड की तस्वीरों में आपने देखा कि कैसे एक युवक को पहले रोका जाता है, फिर डॉक्टर टेम्परेचर चेक करता है और जैसे ही बुखार का अंदेशा होता है पुलिस उसे उठा लेती है। आगे क्या होता है देखिए। मुंह पर मास्क चढ़ाया जाता है, एम्बुलेंस आने की आवाज सुनाई देती है। एम्बुलेंस पर पंजाब हेल्थ सर्विस लिखा दिख रहा है। उस शख्स को एम्बुलेंस में बिठाया जाता है। इसके बाद सिविल अस्पताल की एम्बुलेंस संदिग्ध को लेकर वहां से रवाना हो जाती है। दावे के मुताबिक इस युवक के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का शक था, जिसके बाद उसे इस तरह अस्पताल ले जाया गया। इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि भारत में कोरोना को काबू करने के लिए डॉक्टर से ज्यादा पुलिस की जरूरत है। गाड़ी में नंबर दिखाई दे रहा था PB31H9195। वीडियो का सच जानने के लिए हमने पंजाब में अपनी टीम से संपर्क किया। गाड़ी नंबर की मदद से एबीपी न्यूज की टीम पंजाब के मानसा पहुंची और वहां हमने ये वीडियो अस्पताल के सिविल सर्जन को दिखाया। सिविल सर्जन ने हमें बताया कि ये वीडियो एक मॉक ड्रिल है जो गांव में लोगों को कोरोना वायरस की जानकारी देने के मकसद से बनाया गया था। ये एक सिर्फ मॉक ड्रिल है जिसके द्वारा लोगों को सुचेत किया जा रहा है कि या और हमारे स्टाफ को किया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा आता है, मरीज आता है तो उसको कैसे हमने टैकल करना है। ये सिर्फ मॉक ड्रिल है। वीडियो में दिखाई दे रहे डॉक्टर मानसा जिले के सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर हितेश है। वीडियो तो सच है लेकिन वीडियो के साथ जो दावा है वो झूठा है। और देखिए, इसलिए हमने सच्चाई का सेंसेक्स शुरू किया है ताकि हम झूठ और अफवाह से आपको सावधान कर सकें। और इसी वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर सरकार की तरफ से आ रही है। केंद्र सरकार ने झूठ और अफवाह से बचने के लिए कोरोना पर सरकारी मदद का नंबर जारी किया है। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप झूठ और अफवाह से जुड़ी जानकारी सरकार को देख सकते हैं। नंबर है 9013151515। इस नंबर पर आप जानकारी दे सकते हैं और ले सकते हैं। नंबर हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। केंद्र सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है ताकि आप अफवाहों से और झूठी जानकारियों से सावधान रह सकें। ये नंबर हम आपको एक बार स्क्रीन पर दिखाते हैं, 9013151515। इस नंबर पर आप जानकारी दे और ले सकते हैं। उम्मीद है कि ये नंबर आपने नोट कर लिया होगा और इस नंबर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप अपने आसपास कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान भी शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई झूठ आप पा रहे हैं तो इस नंबर के जरिए भी सरकार को बता सकते हैं। इन सब के बीच सच्चाई के सेंसेक्स में अगला नंबर उस दावे का जिसमें सरसों का तेल, सही सुन रहे हैं आप, सरसों के तेल को कोरोना वायरस का काट बताया जा रहा है। और इस दावे की भी हमने की पड़ताल ताकि आपको बचा सके हम हर झूठ से। इस दावे को लेकर जब हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल के पास पहुंचकर बात की तो उन्होंने तफसील से पूरा मामला बताया, सच बताया। ये है सोशल मीडिया पर वायरल वो मैसेज जिसके जरिए सरसों के तेल से कोरोना वायरस के इलाज का दावा किया जा रहा है। वायरस को मिटाने के लिए सरसों का तेल कैसे इस्तेमाल करना है उसका तरीका भी मैसेज में बताया गया है। वायरल मैसेज में लिखा है, सुबह नहाने से पहले नाक के दोनों नथुनों के अंदर सरसों का तेल लगाने से कम 8 घंटे तक वायरस से बचाव हो सकता है।
क्योंकि सरसों का तेल एक वायरस रोधी तेल है, जिसमें वायरस नाक की दीवारों से चिपककर मर जाता है और हमारे फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। सरसों के तेल को नाक और कान में डालने की बात हम सालों से सुनते आ रहे हैं। सर्दी से बचाव के लिए अक्सर सरसों का तेल नाक में डालने की सलाह दी जाती है, लेकिन वायरस अटैक से बचाने में सरसों का तेल सुरक्षा कवच कैसे बन जाता है, ये समझने के लिए हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल से बात की। सुनिए उनका जवाब। डेफिनेटली नॉट, कोरोना वायरस को तो नहीं रोकेगा, लेकिन हाँ, आयुर्वेद की एक थेरेपी है जिसे पंचकर्म बोलते हैं, जिसमें आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। उसमें से एक नास्या भी है। नास्या का मतलब है कि अश्वगंधा, शतावरी, घी, तेल, सेसमी ऑयल, तिल का तेल, सरसों का तेल, आप इससे अपनी नाक को साफ करते हो। ये उन लोगों के लिए होता है जिनको नेजल स्टफीनेस होती है, जिनको साइनस की बीमारी होती है, तो उसके अंदर में ये ट्रीटमेंट की तरह इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन कोई एविडेंस नहीं है कि इसको सरसों को नाक के अंदर में इसका मसाज करने से या बॉडी में मसाज करने से कोरोना वायरस नहीं मरेगा। डॉक्टर के अग्रवाल के मुताबिक आयुर्वेद में नसिया नाम की एक थेरेपी है। नसिया थेरेपी सामान्य संक्रमण को रोकने के लिए की जाती है, जिसमें सरसों का तेल नाक में लगाया या डाला जाता है। लेकिन ऐसी कोई स्टडी मौजूद नहीं है जो नसिया थेरेपी से कोरोना वायरस को रोकने का प्रमाण देती हो। इसलिए हमारी पड़ताल में सरसों के तेल से कोरोना वायरस को मारने वाला दावा झूठा साबित हुआ है। अब एक ऐसी शादी जिसकी एल्बम को देखकर दूल्हा दुल्हन भी खुद को पहचान ना पाए शायद। वैसे शादी के कुछ दिन बाद तो ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन इस शादी के एल्बम में क्या है? देखिए, इब्तिदाई कोरोना है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। किया है। मियां बीवी भी एक दूसरे को पहचानने में नाकाम हो रहे हैं। कुमकुम कह रही है कि शादी के कुछ दिनों बाद ना पहचाने तो समझ में आता है, ये मेरे समझ में नहीं आता। मास्क लगा है ना एल्बम में, कोई कैसे चाहेगा कि उसकी शादी की एल्बम में मास्क लगाओ, लेकिन करना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा कि शादी के कुछ दिनों बाद मियां बीवी एक दूसरे को नहीं पहचाने तो देखिए, अब विकास इतने खुश हो रहे हैं, मुझे पता है उनके पास कुछ खास आपके लिए दिखाने को है। विकास, क्या देखिए, खास इसलिए मेरे पास क्योंकि सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। उस नंबर पर आप कोरोना वायरस से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां ले सकते हैं, और हम आपको बता रहे हैं ये नंबर जो सरकार ने जारी किया है वो है 9013151515, और इस नंबर पर आप जैसे ही कोई सवाल दागेंगे झट से इसका जवाब आ जाएगा। ये देखिए, इस वक्त मैं इस पर लिख रहा हूँ व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ कोरोना, और ये मैंने जवाब जैसे ही सवाल भेजा, ये देखिए विद इन सेक्शन ऑफ सेकेंड ये जवाब भी आ गया। कोरोना वायरस आर ए लार्ज फैमिली ऑफ ए वायरसेस, सम कॉजेज illness in the people. Its symptoms in humans are fever, breathing problem, coughing, tightness of chest, running of nose, headache, feeling unwell, किडनी फेलियर। देखिए, इस नंबर को आपको सेव कर लेना है और उसके बाद आप व्हाट्सएप पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ये देखिए, तमाम सिम्टम दे दिए, इसके अलावा वेबसाइट का लिंक दे दिया जहां आप और डिटेल जानकारी ले सकते हैं, और साथ में ABCD ऑप्शन के साथ बताया गया है इसमें से जो भी सिम्टम आप अपने अंदर पा रहे हैं उससे जुड़े और डिटेल भी ले सकते हैं। मतलब जब टेक सेवी होने की बात करते तो देखिए विकास भदौरिया कितने टेक सेवी हैं। यहाँ पर हमने आपको खबर दी कि व्हाट्सएप नंबर आया और यहाँ विकास बैठकर कुछ टाइप कर रहे थे और खटखट आपके सामने उन्होंने रख दिया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी आ रही है, कोरोना के असर से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र को बंद कर देंगे, ये बयान आया है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का। और
कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र को बंद करने की बात कही गई। बड़ी खबर आपको बता दें, जो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं महाराष्ट्र के कि जरूरत पड़ी तो लोकल भी बंद कर देंगे। जो मुंबई की सांस कही जाती है, जान कही जाती है, जरूरत पड़ी तो मुंबई बंद कर देंगे, मुंबई लोकल बंद कर देंगे, पूरी तरह से शटडाउन कर देंगे महाराष्ट्र में। ये साफ तौर पर इशारा करता है कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से एक्शन में है और साफ तौर पर मामले आगे ना बढ़े, इसको लेकर एहतियात भी उठाने को तैयार है। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। वैसे तो देश भर के अलग अलग राज्यों से मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मरीज जो है महाराष्ट्र में देखे जा रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे सबसे ज्यादा व्यस्त शख्स हैं। लगातार दिन रात हम देख रहे हैं कि ये लगे हुए हैं उपाय योजना बनाने के लिए, रणनीति तैयार करने के लिए कि कैसे मामलों को बढ़ने से रोका जाए। टोपे साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं राज्य के, आपका खुद का स्वास्थ्य कैसा है? क्या आप प्रॉपर नींद ले पा रहे हो? अपनी सेहत का कैसे ध्यान रख पा रहे हो आप? आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो, मैं खुद को तो बहुत फिट रखता हूं और ज़रूर अभी आजकल के ये कोरोना के माहौल में थोड़ी नींद कम हुई है, रोज़ 1-2 बज जाते हैं, लेकिन एक है कि थोड़ा बहुत योगासन, थोड़ा बहुत प्राणायाम अगर कर सके सवेरे, थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो देख लेते, नहीं तो प्रॉपर खाना और मुझे लगता है टाइम पे खाना, ये करने का कोशिश करता हूँ। स्वास्थ्य अच्छे रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो काम कर पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो राज्य के लोग भी स्वस्थ होंगे। मैं ये समझना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? महाराष्ट्र में ही इतने ज्यादा केसेस क्यों हो रहे हैं कोरोना वायरस के? एक है कि अगर हम थोड़ी एनालिसिस करेंगे इसके बारे में कि 49 आज है, अगर हम आज इंटरव्यू ले रहे 49 के दरमियान है, उसमें आउट ऑफ 49 40 आर इम्पोर्टेड केसेस, यानी कैसे है कि भाई 40 लोग बाहर से बाधित होके आए हैं, यानी इन्फेक्शन लेके आए हैं। यहाँ पर उसका जो संसर्ग या उसका जो इन्फेक्शन हुआ है वो 9 केसेस है। तो मुझे लगता है कि, और इसमें एक ग्रुप गया था जो एक ट्रैवल ग्रुप था जो करीबन 40 लोग थे और वो दुबई और अबू धाबी गया था। वो ग्रुप वहाँ से इन्फेक्ट होके आया, उनके कुल मिला के मेंबर्स 15 है और उनके घर के 5 लोग और इन्फेक्ट हो गए, तो 20 लोग। अभी ये जो 50 लोग हैं उसमें 20 लोग तो एक ही ग्रुप के हैं और फिर बाकी के जो लोग हैं वो सब अलग अलग यूएसए से 2-3 लोग आए, तो वो डायरेक्टली वहाँ से इन्फेक्ट होके यहाँ आए। फ्रांस से है, फिलीपींस से है, ईरान से है। तो हमारे जो देश के लोग वहाँ पर बाहर देशों में, आज हमारा प्रोग्रेसिव स्टेट है, बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, बाहर लोग यानी हायर एजुकेशन, बाहर लोग बिजनेस के लिए जाते हैं, तो वहाँ से इन्फेक्ट होके आए हैं। ये हमारे राज्य की या हमारे देश की यहाँ पर उत्पादित हुई वायरस नहीं है, ये बाहर से आया हुआ वायरस है। और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि इसकी संख्या बढ़ी है, 100% संख्या बढ़ी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम इस पे कंट्रोल ला पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मंत्री जी, अभी हम शायद पहले या दूसरे स्टेज में हैं। जिस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जो रणनीति बनाई जा रही है, क्या वो आपको लगता है कि पर्याप्त है? अगले स्टेज से जाने से बचने के लिए आपको लगता है कि आने वाले दिनों में और कड़े कदम उठाए जाएंगे, कुछ और बंदिशें लगाई जाएंगी? एक है कि पिछले यानी 6 या 8 तारीख को पहला रुग्ण हमारे को पॉजिटिव नजर आया और उसको हमने आइसोलेशन वार्ड में रख के ट्रीटमेंट शुरू किया है। लेकिन इन दिनों में हमने कई मेजर्स लिए, जैसा कि स्कूल को हॉलीडेज दिए, कॉलेजेस को छुट्टी दिए, एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिए, इलेक्शंस पोस्टपोन कर दिए, गैदरिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किए, बिल्कुल अलाउड नहीं है, यानी अलाउड नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी रेगुलेशन करने का काम किया है। तो काफ़ी मेजर्स लिए हैं जिससे कि इसका फैलाव न हो, क्योंकि इसका गुणधर्म जो है ये वायरस का, उसका जो नेचर है वो इन्फेक्शियस कॉन्टेजियस तरीके का है। इसकी मोर्टेलिटी रेट कम है, 2 to 2.5% है, लेकिन इसका इन्फेक्शियस बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे को ये सतर्कता ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई इससे फैलाव न हो, और इसलिए हम गैदरिंग में न जाए।
आइडेंटिफिकेशन इमीडिएटली होना चाहिए, कोई अगर है तो आइडेंटिफिकेशन अगर होता है तो उसको आइसोलेट करना चाहिए पब्लिक में से और उसको ठीक करना चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हम अभी ध्यान रख रहे हैं, और इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना ये बहुत बड़ा काम है कि जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और अलग अलग डिपार्टमेंट को लेके ये काम हो रहा है। लेकिन एक है कि हम 100% ये जो काम हो रहा है इसमें हम सक्सेसफुल होंगे और स्टेज 2 से स्टेज 3 न जाए, इसीलिए और जो थोड़ा सख्ती से कदम उठाने हैं, जैसा कि मुंबई के हद तक खासतौर पर जो रुग्ण दिखाई दे रहे हैं मुंबई MMR रीजन यानी ठाणे है, नवी मुंबई है, पुणे है, तो ये जो मेट्रोज है यहाँ पर ज्यादा संख्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम इस एरिया को अगर हम स्ट्रिक्टली और ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स अगर लिए जाए, जैसा कि लाइफलाइन ऑफ मुंबई लोकल ट्रेन है, उसको मुझे ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बंद रखना ज़रूरी है, अभी बंद रखना ज़रूरी है। और उसके लिए बंद करके क्या अड़चन आ रही है? उसमें एक है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का भी इच्छा यही है कि बंद रखना है, लेकिन उसके लिए जो भी एसेंशियल सर्विसेज होते हैं, जैसा कोई साफ सफाई करने वाले लोग हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी में एक बेड को 4 लोग लगते हैं, ये सब लोग लिफ्टमैन है, ये सब लोगों को अगर अपनी सर्विसेज नहीं गए तो एसेंशियल सर्विसेज बंद हो जाएंगी। एसेंशियल सर्विसेज को कोई सब्स्टिट्यूट व्यवस्था हम कर सकते हैं क्या? कोई खास उनको डेडिकेटेड बसेस रख सकते हैं क्या? या तो ट्रेन से तो ट्रेन चालू रहेगी लेकिन उसमें आम आदमी नहीं जाएगा, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज का जो कार्ड जिसके पास है, जो सर्विसेज अलाउ करेंगे उतने ही जाना चाहिए। तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को सुन रहे थे, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित ने। कह दिया है उन्होंने जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र बंद करेंगे और मुंबई की लाइफलाइन लोकल भी। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मुंबई से सामने आए और इसलिए बहुत सावधानी बरतनी है। अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, स्टेज 3 पे भारत चला गया तो काबू होंगे नहीं हालात। इसलिए प्रधानमंत्री ने भी कल अपील की है, कोरोना को हराने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई फैसले लिए हैं। देखिए, चाहे वो राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार, ये जो वक्त है ये एक्शन का है। और एक्शन के पीछे मकसद क्या है? मकसद सार्वजनिक जगह हो यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर लोगों की आवाजाही कम करना है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। मुंबई में एसी लोकल ट्रेन सेवाएं बंद। कभी न रुकने वाले शहर पर कोरोना ने ब्रेक लगा दिया है। मुंबई की एसी लोकल ट्रेन सेवाएं 31 मार्च तक बंद कर दी गई हैं। मध्य रेलवे ने 30 उपनगरीय ट्रेनों को 1 अप्रैल तक रद्द कर दिया है। पश्चिम रेलवे चर्च गेट और विरार के बीच रोजाना 12 एसी लोकल ट्रेन चलाती है। वहीं मध्य रेलवे हर दिन इसी रूट पर 16 एसी ट्रेनों का परिचालन करता है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से हर रोज 80 लाख लोग सफर करते हैं। लोकल में 120 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए महज 30 रुपए किराया देना पड़ता है, जबकि एसी लोकल में ये किराया थोड़ा ज्यादा होता है। मुंबई में कोरोना संक्रमण को देखते हुए बेस्ट की बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब मुंबई में बेस्ट की बसों में सिर्फ 40 यात्री एक बार में सफर कर सकते हैं, यानी जितने लोग बस की सीट में बैठ पाएंगे बस वही लोग यात्रा कर पाएंगे। बता दें कि मुंबई में बेस्ट की 4000 बसें चलती हैं। मुंबई के डिब्बा वालों ने बंद किया काम। देश के हर हिस्से में कोशिश यही की जा रही है कि कम से कम लोग सड़कों पर निकले। ऐसे में मुंबई के मशहूर डिब्बा वालों ने भी अपना काम बंद कर दिया है। कोरोना के प्रभाव के चलते कल से 31 मार्च तक के लिए खाना पहुंचाने का डिब्बा सिस्टम बंद रहेगा। मुंबई में हर दिन 5000 डिब्बा वाले ऑफिस में काम करने वाले लोगों के करीब 2 लाख टिफिन पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र में हर स्तर पर कोरोना को फैलने से रोकने के इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए महाराष्ट्र सरकार बेहद सतर्क है। स्कूल, कॉलेज, जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल बंद किया गया है। पब, डिस्कोथेक, डांस बार और डीजे म्यूजिक पर पाबंदी लगाई गई है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है। सरकारी दफ्तरों में भी हर रोज 50% कर्मचारियों को काम करने के लिए कहा गया है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI के तहत आने वाले रेस्टोरेंट को बंद करने का निर्देश है।
सब्जी, फल और अनाज सप्लाई करने वाली एपीएमसी मंडी हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी। सभी पर्यटन स्थल बंद किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुमकुम वीडियो वॉल पर पहले से मौजूद है किसी जानकारी के साथ। जी हाँ, हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको दिखाया था मुंबई में बंद जैसे हालात बन रहे हैं, लेकिन कहां कहां बंद गए हैं देश भर में, जान लीजिए। भारत का मैप आपके सामने और इस मैप के जरिए हम आपको बताएंगे कहां कहां क्या क्या बंद है। दिल्ली 31 मार्च तक रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना बंद। इसके अलावा शिमला में सैलानियों के आने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ साथ दूसरे राज्यों का जिक्र करें, लखनऊ में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रूटीन सर्जरी पर रोक लगा दी गई है। पंजाब में 20 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ साथ चंडीगढ़ में दुबई जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई है। ओपीडीज बंद कर दी गई हैं। गुजरात में जिम, मैरिज हॉल, क्लब सब बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। कुछ इसी तरह नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व बंद कर दिए गए हैं मध्य प्रदेश में। तो कुल मिलाकर भारत का ये नक्शा, यकीन मानिए इस नक्शे में तब्दीलियां लगातार होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि लगातार हर राज्य अपनी तरफ से एहतियात कदम उठाता रहता है। कोरोना पर लगातार हम आपको कर रहे हैं सावधान, लगातार कर रहे हैं आगाह। हम आपको बता रहे हैं देश और दुनिया पर कोरोना का किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है, और अब कुछ आंकड़ों के जरिए हम आपको देश की स्थिति बता देते हैं। भारत पे कोरोना का किस तरीके का असर हुआ है, क्या कहते हैं आंकड़े, कितने केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। तो ये है आपके सामने आंकड़े। भारत में कोरोना के 195 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र से 47, 28 केरल, 19 यूपी, 17 दिल्ली और 15 कर्नाटक से केसेस आए हैं। भारतीय जिसमें 163 है और विदेशी इसमें 32 है। तो ये है कोरोना के मरीजों के ताजा आंकड़े। 195 लोग इससे संक्रमित हो गए। स्टेज 2 में है इस वक्त भारत, और स्टेज 3 में न जाए इसको लेकर लगातार कोशिशें पुरजोर सरकार की तरफ से की जा रही है। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र को संबोधित किया था। इस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्र पर देश से 9 आग्रह किए थे। जी हाँ, वो 9 आग्रह क्या है आपको तफसील से हम समझाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रविवार को लोग खुद आए सामने और जनता कर्फ्यू का पालन करें। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। देश के नाम पीएम के संबोधन को आपको सुनना चाहिए। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं। साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम, देश हित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता, इसके अनुभव हमें आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करेंगे। देखिए रूबिका, कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और जितना खतरा बढ़ रहा है ना उतना ही कंफ्यूजन भी फैलाया जा रहा है। और इसीलिए जरूरी है कि कोरोना को लेकर आप तक पहुंचने वाली कुछ गलत जानकारियों को आज सही कर दिया बिल्कुल। जाए। तो देखिए आज हम क्या करेंगे कि आज हम बारी बारी से वो सारे दावे दिखाएंगे जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं और फिर उनका सच आपको बताएंगे ताकि आप सावधान रहें और किसी के झांसे में ना आए। चलिए, तो पहला दावा क्या है
यह है कि 15 मिनट पर पानी पीते रहने से कोरोना नहीं होता। सच्चाई ये है अनुराग कि इसकी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पानी पीते रहना, अपने आप को हाइड्रेट रखना एक अच्छी आदत है। चलिए दूसरे दावे की बात करते हैं। रूबी का दूसरा दावा यह है कि लहसुन खाने से कोरोना वायरस का असर नहीं होता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। WHO के मुताबिक लहसुन में वो सारी चीजें मौजूद होती है जो आपको इम्यून सिस्टम को आपके पावरफुल करती है, लेकिन दावा पुष्ट नहीं है कि इससे कोरोना नहीं होता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि फेस मास्क के कारण कोरोना से सुरक्षा नहीं मिलती है। देखिए सच्चाई यह है कि सिर्फ मास्क लगाकर आप कोरोना से तो नहीं बच सकते हैं। वायरस जो है आंख समेत शरीर के दूसरे कई जगह से भी प्रवेश कर सकता है आसानी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अगले दावे की बात करते हैं। अगला दावा है कि गर्म पानी से गागल करने से कोरोना से बचा जा सकता है। देखिए वायरस जो है, सच्चाई क्या कहती है? सच ये है कि एक्सपर्ट मानते हैं वायरस को ना तो ठंड मार सकती है ना ही गर्म चीज मार सकती है, इसीलिए गर्म पानी से गागल करने का दावा पुख्ता नहीं है। चलिए ये दावा भी पुख्ता नहीं है। अगले दावे की बात करते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि चांदी का सेवन करने से कोरोना वायरस खत्म हो सकता है। यह दावा बिल्कुल गलत है। चांदी की शरीर में कोई जरूरत नहीं है, शरीर में इसका प्रवेश नुकसान ही करता है। अगला दावा यह है कि कोरोना वायरस गर्मी और सूरज की रोशनी में खत्म हो जाता है। सच ये है अनुराग के इसे लेकर कोई पुख्ता रिसर्च नहीं है, मगर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक कोरोना वायरस हर तरह के मौसम में फैल रहा है। थाईलैंड उसका जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। एक दावा अच्छा ये भी है रूबिका कि कोरोना वायरस जो है वो सीजनल फ्लू से ज्यादा खतरनाक नहीं है। सच ये है अनुराग के फ्लू के मुकाबले 10 गुना ज्यादा खतरनाक है कोरोना। बिल्कुल। दावा यह भी किया जा रहा है कि आप 10 सेकंड तक अगर सांस रोक लेते हैं तो आपको कोरोना नहीं है। सच ये है कि दावा बिल्कुल झूठा है। 10 सेकंड तक सांस रोकने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का अटैक नहीं होगा। वो 10 सेकंड रुक जाएगा, उसके बाद आपके शरीर में एंटर कर लेगा। बिल्कुल। और इसीलिए जो भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बारे में सोचें, जानें और सावधान रहें। इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। इस वक्त की बड़ी खबर यह भी आ रही है कि कमलनाथ हो सकता है अपना इस्तीफा दे दें, क्योंकि आज ही होना है फ्लोर टेस्ट। तो ऐसे में सुबह 11 बजे की इस बैठक पर हमारी भी नजर रहने वाली है। एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं। आमतौर पर शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक नहीं होती है, बुधवार का दिन कैबिनेट की बैठक के लिए मुकर्रर है, लेकिन आज ये बैठक संसद भवन में हो रही है। प्रधानमंत्री कैबिनेट की अध्यक्षता कर रहे हैं और ये बैठक कोरोना से बने हालात के बीच हो रही है। माना यह जा रहा है कि कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री पूरी सिचुएशन का रिव्यू कर रहे हैं और न केवल रिव्यू कर रहे हैं बल्कि पूरी कैबिनेट से इस बारे में इनपुट ले रहे हैं। तो कोरोना से बने हालात के बीच केंद्रीय कैबिनेट की इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक संसद भवन परिसर में चल रही है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।